मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विजय भट्ट रूपनगर नंबर 4 विद्यालय से। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अगले भाग में हैं और हम इसमें पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन जो बहुत ही पूछा जाने वाला है वो पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा में पोषण को इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये अमीबा है। अमीबा का एक नामांकित चित्र भी पूछता है। नामांकित चित्र का मतलब ये हुआ कि केवल अमीबा को एक डायग्राम के माध्यम से बताइए। तो अमीबा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अमीबा का अपना कोई भी आकार नहीं होता है, ये हर बार ही अपना आकार परिवर्तित कर लेता है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें केवल एक ही कोशिका सारा काम करती है। तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और पानी में या जल में ये पाया जाता है। आप देखिए, इसमें एक न्यूक्लियस है और उसमें एक फूड वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ, एक मेम्ब्रेन, ब्राउन मेम्ब्रेन से ये जुड़ी हुई है और इसमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन निकले हुए हैं जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया यानी झूठा पैर। इसमें कुछ वो इस तरह से इनका स्यूडोपोडिया निकल जाता है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। तो अमीबा में जो पोषण होता है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस होती कैसे है, इसी क्रिया को हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखेंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से पोषण उसमें हो रहा है। ये डायग्राम प्लस मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुन के वही लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो अमीबा होती है वो जल के अंदर भोजन की तलाश में घूमता रहता है। जैसे ही उसके संपर्क में कोई भी फूड मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के पश्चात उसके चारों तरफ इस तरह के स्यूडोपोडिया डेवलप होने लगते हैं। स्यूडोपोडिया डेवलप होने के बाद उसको चारों तरफ से फूड मटेरियल या बैक्टीरिया को चारों तरफ से वो घेर लेता है। घेरने के पश्चात जब वो पूरी तरह से अंदर आ जाता है तो वो साइटोप्लाज्म के माध्यम से साइटोप्लाज्म के अंदर चला आता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो उससे लाइसोसोम जो है, हम लोगों ने पढ़ा था सुसाइडल बैग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आके चिपक जाता है और लाइसोसोम चिपकने के पश्चात वो एक फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। वैक्यूल का मतलब रिक्तिका, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने में और पचाने में भी। तो ये लाइसोसोम जैसे ही फूड वैक्यूल का निर्माण करता है, बैक्टीरिया उसके अंदर चला आता है और लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाने की वजह से वो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। तोड़ने के पश्चात वो फूड मटेरियल धीरे धीरे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पचा लिया जाता है। लेकिन इसके पश्चात कुछ भाग जो कि फूड का कुछ भाग होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे उसकी सेल वॉल बहुत अनडाइजेस्टेड होती है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कोशिका के अंदर पड़े रहते हैं। वो धीरे 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 करके बाहर निकाल दिए जाते हैं जिसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी उत्सर्जन। जो बचा हुआ भोजन है वो तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिया गया, लेकिन जो और डाइजेस्टेड फूड है वो किस प्रकार से बाहर निकलता है देख रहे हैं आप। इस तरह से वो धीरे धीरे करके कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड। तो और बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में हम पोषण को बताते हैं या अमीबा किस तरह से अपना भोजन अवशोषित करता है, अमीबा किस तरह से अपना भोजन करता है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी परासरण किसे कहते हैं। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने इस तरह का अपरेटस कराया है। ये यू आकार का एक ट्यूब है, इसमें बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, आगे पार में झिल्ली लगी हुई है। इस झिल्ली में, इस ट्यूब के अंदर हम एक सॉल्यूशन भर देते हैं जिसका कंसंट्रेशन कम होता है और एक दूसरी तरफ हम झिल्ली की दूसरी तरफ वाले
फनल में हम भर देते हैं, ट्यूब में भर देते हैं, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है वो मूव करने लगा है ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ, यानी इसका मूवमेंट जो है वो इस तरफ होने लगता है। तो परिभाषा के रूप में हम बता सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन का की मूवमेंट ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ होने लगती है, और उसके लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, वो उस विलयन को मूवमेंट कराने में मदद करती है। इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम घर में एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। एक हम छोटा सा बर्तन ले लें, उसमें हम कुछ मुनक्के या किशमिश हम डाल देते हैं और उसको पानी से भर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात जो मुनक्का या क्या नाम है किशमिश है वो फूल जाता है। फूलने कैसे फूल जाता है तो हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो मुनक्का के अंदर जो उसका रस है वो बहुत गाढ़ा होता है, वो उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। तो सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई और उसकी जो लेयर है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, जो जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसके अंदर यानी किशमिश के भीतर जो गाढ़ा द्रव है उसकी सांद्रता ज्यादा है, लेकिन बाहर उसके क्या है, जो द्रव भरा गया है या जो पानी है उसकी सांद्रता बहुत कम है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया यहाँ संपन्न होने लगती है और बाहर से जल जो है वो अंदर की तरफ मूव करने लगता है। जब वो मूव करता है तो वो किशमिश फूल जाता है। इसी क्रिया को हम फिर से अगर रिपीट करें कि ये जो फूली हुई किशमिश है इसको हमें फिर से पिचकाना है या फिर से हमें उसको उसी शेप में लाना है, किशमिश बना देना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह करना होगा कि इसके बाहर का जो मीडियम है उसको हमें गाढ़ा करना होगा। तो अगर हम उसमें ढेर सारा नमक डाल दें या नमक डालने से क्या होगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ेगी तो हम फिर देखेंगे कि वो किशमिश जो है वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। नमक डालने से उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और सांद्रता का यही अंतर जो होता है वो जल को किशमिश के अंदर से अपने अवशोषित कर लेता है और किशमिश फिर से सिकुड़ जाता है। तो हम यहां जान गए कि जो सांद्रता होती है वो ऑस्मोसिस को प्रभावित करती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डू द क्रोमोसोम्स कंटेन। क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है क्रोमोसोम्स। तो हमने पढ़ा है क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, वो किसी भी कोशिका का केंद्रीय भाग होता है और वही सारी क्रियाओं को निर्धारित करता है। तो ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कुल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के जितने भी गुण होते हैं, जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो क्रोमोसोम्स को अगर हम ध्यान से देखें, इनलार्ज कर दें तो इस तरह से कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसको भी हम अगर तोड़ दें तो कुछ हमें इस तरह से थ्रेड लाइक यानी धागे के समान की संरचना दिखाई देगी। कुछ इसमें गुड्डी होती है छोटे छोटे भाग में, इस तरह से ये आप देख रहे हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके चारों तरफ ये डीएनए लपेटी हुई अवस्था में उसके चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। अगर हम एक डीएनए को बहुत ध्यान से देखें तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कुछ इस प्रकार से कोड दिखाई देते हैं। ये कोड एक्चुअली क्या होते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी की जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो इसी कोड में ही इंफॉर्मेशन छुपी हुई अवस्था में होती है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम के ऊपर
तो यही जो प्रोटीन है, यही जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट सेल के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वो सारे कैरेक्टर्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स का जो मुख्य कार्य है वो होता है कि सभी कैरेक्टर्स को, सभी गुणधर्मों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाना। तो सारी जो इंफॉर्मेशन जो है बेटा वो कहाँ स्थित होती है, वो होती है हमारे क्रोमोसोम्स में, और यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हैं, और वहां जाने के बाद वही सारी इंफॉर्मेशन दूसरी कोशिका में भी चली जाती है। तो वो कोशिका में सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के सेल्स होते हैं और सेल डिवीजन हमेशा होती रहती है, तो हमारे कोशिकाओं में भी ये सारे कैरेक्टर्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होते रहते हैं।